Hello friends, once again welcome back to the GK study point. In today's class we are going to discuss about the law of variable proportion. लास्ट वीडियो के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसी टॉपिक के अंदर हमारे पास में एक नया टॉपिक है और टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मैंने शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के दो टाइप बताए थे. वहां पे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में एक पॉइंट लिखवाया था. इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन द लॉ विच ऑपरेट्स इज नोन एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर. इसी का दूसरा नाम भी है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर. ठीक है, ये दोनों नाम इसी लॉ के हैं. ये लॉ एप्लीकेबल कब होता है? सबसे पहली बात अगर हम करें तो हमने बताया था शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में, तो सबसे पहला पॉइंट है इसका, दिस लॉ इज एप्लीकेबल इन शॉर्ट रन ओनली. ये कब एप्लीकेबल होता है? आपके शॉर्ट रन टाइम पीरियड के अंदर. ये लॉन्ग रन के अंदर एप्लीकेबल नहीं होगा. जब शॉर्ट रन के अंदर ये लॉ एप्लीकेबल होगा तो ये लॉ बोलता क्या है उसकी बात करते हैं हम. ये जो लॉ है ये बोलता है, देखो सबसे पहले, as we increase one factor of production keeping other factors constant, then the derived TP बोले तो total production, then the derived TP will initially increase with the increasing rate then decreasing rate and finally starts falling. देखो ये लो क्या बोलता है, as we increase one factor, दो फैक्टर होते हैं, एक होता है फिक्स फैक्टर और दूसरा होता है वेरिएबल फैक्टर. एक फैक्टर को आपको क्या करना है? चेंज करना है. वेरिएबल फैक्टर को चेंज करना है, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. बाकी के जितने भी फैक्टर है, बाकी के फैक्टर का मतलब फिक्स फैक्टर को आपको कांस्टेंट रखना है, वेरिएबल फैक्टर को चेंज करना है. देन द डिराइव्ड टीपी, जो आपको टोटल प्रोडक्शन मिलेगा वो क्या होगा? विल इनिशियली इंक्रीज विथ द इंक्रीजिंग रेट. सबसे पहले वो क्या होगा? इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा. जैसे पहले मान लो आपका 10 था, अब 30 हो गया, फिर 60 हो जाएगा. देखो पहले आपके 10 का चेंज हुआ, फिर आपके 20 का चेंज, 0 से 10 पे आए तो 10 का चेंज हुआ, यहाँ 20 का चेंज हुआ और यहाँ 30 का चेंज हुआ. तो ये जो रेट है आपकी, ये रेट पहले क्या है? इंक्रीज. तो पहले ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, फिर ये डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, देन डिक्रीजिंग रेट. देखो 60 से 80, 80 से 90 इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन जो चेंजिंग रेशियो है वो क्या हो रहा है? चेंजिंग रेशियो आपका डिक्रीज हो रहा है. तो डिक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज होता है एंड फाइनली स्टार्ट्स फॉलिंग. उसके बाद एक लेवल पे जाके ये वापस से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है.
दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब ही होता है कि जो आपका रेशियो है वो रेशियो कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं रहता है, वो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन वेरी करेगा ही करेगा। ये तो था हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीपी। ये तो हमने टीपी के कॉन्टेक्स्ट में देखा। इसी को एक और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमपी। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमपी, एमपी के कॉन्टेक्स्ट में ये क्या बोलेगा, एज वी इंक्रीज one factor of production, keeping another factor constant, then the derived MP will initially increase, then decrease, and finally becomes zero and negative। देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हम वन फैक्टर को इंक्रीज करेंगे बाकी फैक्टर को क्या रखना है, आपको कांस्टेंट रखना है। एक फैक्टर को इंक्रीज करना है, बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना है, तो उससे मिलने वाला जो एडिशनल प्रोडक्शन है, जो आपको मार्जिनल प्रोडक्शन मिलेगा, मार्जिनल प्रोडक्शन रेफर्स टू द एडिशनल प्रोडक्शन, विल इनिशियली इंक्रीज, पहले इंक्रीज होगा जैसे 10, 20, 30, देन डिक्रीज, उसके बाद में डिक्रीज होगा 30 से वापस आएगा 20, 10 एंड फाइनली बिकम्स जीरो। ये डिक्रीज होते होते जीरो हो जाएगा एंड नेगेटिव, इसके बाद ये माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पे भी रेशियो आपका देखो, पहले इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर जीरो, फिर नेगेटिव। तो जहाँ पे भी इस टाइप की सिचुएशन अवेलेबल होती है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब बात करते हैं, जहां कहीं भी लॉ आता है तो लॉ के साथ में कुछ ना कुछ आपके अजम्पशंस भी आती है। तो ये अजम्पशंस हम ले रहे हैं, इसकी कुछ अजम्पशंस होती है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की में अजम्पशंस ऑफ द लॉ, इस लॉ की कुछ अजम्पशन है। पहला, दिस लॉ is applicable in short run production। ओनली आपके कब एप्लीकेबल होगा, शॉर्ट रन के अंदर ही एप्लीकेबल होगा, लॉन्ग रन में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी चीज है टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के दो फैक्टर ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे ही आपके पास में वेरिएबल फैक्टर ही हो, फिक्स फैक्टर हो ही नहीं, तो वहां पे आपका लॉ एप्लीकेबल होगा ही नहीं। और अगर वेरिएबल फैक्टर नहीं है, वो केवल फिक्स फैक्टर्स है, तब भी आपका लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, दोनों फैक्टर होने चाहिए। थर्ड फैक्टर है आपका टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट या अनचेंज। देखो टेक्नोलॉजी में किसी टाइप का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपकी टेक्नोलॉजी में चेंज होता है, तो टेक्नोलॉजी में चेंज होते ही तो प्रोडक्शन पे वैसे ही इफेक्ट आ जाएगा, तो टेक्नोलॉजी भी आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए। और लास्ट है द लॉ इज एप्लीकेबल या अप्लाइज ऑन फील्ड ओनली। देखो जब ये लॉ प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होगा, जब ये चीजें प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होगी, तभी आप इस लॉ को स्टडी कर सकते हो। अदरवाइज आप अपनी अजम्पशंस के साथ लॉ को स्टडी नहीं कर सकते। एक्चुअल के अंदर लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए, एक्चुअल के अंदर आपके पास प्रोडक्शन होना चाहिए, एक्चुअलिटी में ये सारी सिचुएशंस अवेलेबल होनी चाहिए, तभी आप इस लॉ को एप्लीकेबल कर पाओगे, अदरवाइज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ये हुई इसकी कुछ अजम्पशंस। अब इस लॉ को हम समझते हैं
एक टेबल और डायग्राम के माध्यम से। चलो, एक टेबल और डायग्राम हमने लास्ट वीडियो के अंदर टीपी, एपी और एमपी की टेबल और डायग्राम बनाया था। उसी टेबल और डायग्राम की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे यूनिट्स ले रहे हैं हम। देखो, यूनिट्स के अंदर फिक्स फैक्टर कांस्टेंट है अपना। वेरिएबल फैक्टर लेता हूँ मैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ मैं ले रहा हूँ एमपी। 0 पे तो कुछ नहीं होता। 0, 10, 20, 30, 20, 10, 0 और -10। यहाँ टीपी निकाल लेते हैं। निकालना सिखाया था। एमपी को ऐड करते जाओ। 10, 10 + 20 30, 30 + 30 60, 60 + 20 80, 80 + 10 90, 90 + 0 90 और 90 - 10 80। उसके बाद में एपी निकालना सिखाया था। एपी वैसे यहाँ काम आएगा नहीं, पर फिर भी निकाल लेते हैं। 0 टीपी को यूनिट से डिवाइड करते हैं तो एपी निकल के आता है। 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 10, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15, 60 को 3 से डिवाइड करेंगे 20, 80 को 4 से डिवाइड करेंगे 20, 90 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 18, 90 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 15 और 80 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 11.42 11.42 या राउंड ऑफ करके जाओगे तो 43 हो जाएगा। ये हो गया हमारा एपी। एमपी, टीपी और एपी। पहले बात करता हूं एमपी की। देखो इधर, सॉरी टीपी की। जैसे जैसे हमने बढ़ाया वैसे वैसे आपका टीपी यहां तक देखना, 30 तक, सॉरी 60 तक देखना। यहाँ 10 का चेंज हो रहा है, यहाँ 20 का चेंज हो रहा है और यहाँ 30 का चेंज हो रहा है। कौन सा रेशियो है? इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। दूसरी सिचुएशन में बात की थी, फिर आप अगर बढ़ाते जाते हो तो फिर ये हो जाता है क्या? देखो, रेशियो डिक्रीज हो रहा है क्या आपका? रेशियो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ 20 रह गया, यहाँ 10 रह गया और यहाँ 0 हो गया, चेंज नहीं हो रहा। ये रेशियो आपका डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है और उसके बाद लास्ट में ये क्या हो गया? माइनस। फाइनली स्टार्ट्स फॉलिंग। डिक्रीज होना ये स्टार्ट हो गया। आया समझ में टीपी वाला? एमपी की बात करते हैं। देखो, एमपी जैसे जैसे हम यूनिट्स को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा एमपी एक लेवल तक बढ़ रहा है। उसके बाद में एमपी आपका डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद ये 0 हो गया और उसके बाद में ये नेगेटिव हो गया। इसी टेबल से एक डायग्राम हमने लास्ट वीडियो के अंदर बनाया था, याद हो तो अगर आप लोगों को। ये हमारा टीपी था और जहां पे ये मैक्सिमम था वहीं पे हमारा एमपी क्या था? 0 था। ये हमारा एमपी बना था। ठीक है, ये टीपी और ये एमपी। यहां तक जो आपकी सिचुएशन है, देखो इधर, जब तक एमपी आपका इंक्रीज हो रहा है, जहां तक एमपी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इस सिचुएशन तक हमारा टीपी भी क्या है? इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। तो पहला तो ये हो गया इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन टीपी क्या है? डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। तो इस सिचुएशन को, ये सेकंड सिचुएशन होती है, इसको बोलते हैं हम डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। ठीक है, जहां हमारा एमपी 0 है, एक्सप्लेन किया हुआ डायग्राम में ऑलरेडी। जहां हमारा एमपी 0 है वहां टीपी क्या होता है? मैक्सिमम। और इसके बाद जैसे ही एमपी डिक्रीज होता है तो टीपी क्या हो जाता है? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। एमपी क्या है यहाँ पे? नेगेटिव। तो ये थर्ड सिचुएशन होती है, इसको बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स टू ए फैक्टर। अब अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन होता है कि व्हेन अ प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम, कौन से स्टेज के अंदर एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम लेवल पे होगा? अच्छा, इक्विलिब्रियम लेवल पे जाने से पहले इन तीनों स्टेजेस के कोजेस, क्यों ये इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, क्यों डिक्रीजिंग और क्यों नेगेटिव रिटर्न, पहले अपन कोजेस को डिस्कस करेंगे। कोजेस के बाद में स्टेजेस को डिस्कस करेंगे और एक वीडियो के अंदर लेके आएंगे हम लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। उसके बाद में हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कोजेस ऑफ द इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न और स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो आज के लिए इतना ही काफी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके आप सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द फैक्टर। उसके बाद में देखो, एमपी हमारा डिक्रीज हो रहा है। जहां तक एमपी डिक्रीज हो रहा है वहां तक हमारा